वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीट मेंस परीक्षा जो कि 17 जनवरी को होने वाली है। उसके अंदर एक टॉपिक लगता है RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसको बोला जाता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये अधिनियम और विधेयक में अंतर क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी नियम बनाने के लिए, कोई भी अधिनियम बनाने के लिए संसद के अंदर किसी भी, संसद का मतलब क्या हो गया, संसद का मतलब होगा कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो जब भी कोई भी विधेयक होगा, वो सबसे पहले हमें क्या कहलाएगा, जो विधेयक होगा उसको हम लोग बोलते हैं बिल। ये बिल जो है किसी भी एक सदन के अंदर रखा जाएगा या कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी जाएगी और एक सदन में रखा जाएगा। जैसे कि मान लो कि वो राज्यसभा के अंदर रखा गया है या फिर लोकसभा के अंदर रखा गया है, तो ये क्या होगा, ये बिल एक सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन के अंदर जाएगा। अब ये पास करने के लिए अलग अलग जो है मेजोरिटी यानी बहुमत की आवश्यकता होती है। वो अलग अलग बिल पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के सदन के द्वारा उसे अप्रूवल करने के बाद में दूसरे प्रकार के सदन में जाता है और फिर ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा फिर बन जाता है क्या, एक्ट बन जाता है। यानी कि कोई भी बिल जो होता है वो संसद में रखा जाता है, संसद के किसी एक सदन में रखा जाता है, उसके बाद में अप्रूवल होने के बाद में दूसरे सदन में ले जाया जाता है और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में बन जाता है एक्ट। और एक्ट को क्या बोला जाता है, एक्ट को बोला जाता है अधिनियम। तो हमारे सिलेबस के अंदर अभी क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये अधिनियम पहले क्या था, अधिनियम पहले बिल था जिसको बोला जाता है विधेयक। ठीक है, तो कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है एक्ट का। तो एक्ट का पूरा नाम क्या है, एक्ट का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पूरा नाम क्या होने वाला है इसका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यानी पहले तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए और सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तो इसका ये जो पूरा नाम है ये भी याद रखना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये 2009-10 ये जो पीछे लिखते हैं ना, ये इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो ये बिल हैं वो संसद के अंदर कब रखा गया, जिस तारीख को ये रखा जाता है, जिस सन को ये रखा जाता है, चाहे वो अप्रूवल 4-5 साल बाद में ही क्यों नहीं हो, तो उसकी तारीख जो लास्ट होती है उसी को हम लोग काउंट करते हैं अधिनियम के फॉर्म में। जैसे ये 2009 के अंदर रखा गया है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये 4 जुलाई को, सबसे पहले ये 4 जुलाई को क्या हुआ, 4 जुलाई को अप्रूवल हो गया किसके द्वारा, ये अधिनियम 4 जुलाई नहीं 2 जुलाई को कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल हुआ। उसके बाद में इसको सबसे पहले कहाँ पर रखा गया, राज्यसभा के अंदर रखा गया। ध्यान में रहे ये बिल सबसे पहले कहाँ रखा गया, राज्यसभा में रखा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कब रखा गया था, ये रखा गया था 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले ये राज्यसभा में बिल पेश किया गया। ठीक है, 20 जुलाई को ये पेश किया गया। इसीलिए हम लोग इस अधिनियम को 2009 कहते हैं, क्योंकि यह 2009 के अंदर सबसे पहले रखा गया था। फिर क्या हुआ, फिर इसको राज्यसभा से अप्रूवल मिलने के बाद लोकसभा के अंदर रखा गया। लोकसभा में कब रखा गया, ये रखा गया था 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को इसे रखा गया था कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा से अप्रूवल होने के बाद में किसकी अनुमति चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की। तो इनको प्रेसिडेंट की अनुमति मिली है 26 अगस्त को। कौन सी तारीख को, 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट की इसमें अनुमति मिली है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है प्रेसिडेंट कौन थे। और लोकसभा में पास हुआ है तो लोकसभा के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और
उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो क्या थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये हैं प्रेसिडेंट थे उस समय। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये जो हैं ये हैं प्रथम महिला, यह प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं जो कि राजस्थान के अंदर प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी शपथ इन्होंने ग्रहण की थी और राज्यपाल से इस्तीफा देके ही ये प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि ये बिल सबसे पहले कहाँ रखा गया? तो सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया। कब रखा गया? 20 जुलाई 2009 को रखा गया। फिर ये लोकसभा के अंदर कब रखा गया? 4 अगस्त को। फिर प्रेसिडेंट से अनुमति कब मिली? 26 अगस्त 2009 को इसमें अनुमति मिल गई। अब देखो इसके अंदर एक चीज और पूछी जाती है कि यह जो अधिनियम है वो अधिनियम कौन से गणतंत्र वर्ष का था? गणतंत्र वर्ष का मतलब क्या है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950। अब इसके बाद में कौन से वर्ष में, जैसे 1950 को हमें पहला वर्ष गिनना है तो 2009 तक कौन सा वर्ष हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएंगे। तो यह अधिनियम 60वें वर्ष, कौन सा 60वां वर्ष? 60वें गणतंत्र वर्ष, 60वें गणतंत्र वर्ष के अंदर ये रखा गया था। ठीक है, और यह जो है कौन सी अधिनियम संख्या थी? तो यह 60वें वर्ष के अंदर 35वां अधिनियम था। अधिनियम संख्या कौन सी थी? 35वां। तो 35वां अधिनियम था, कौन से वर्ष में रखा गया? यह रखा गया 60वें वर्ष में, 60वें गणतंत्र वर्ष में रखा गया यह 35वां अधिनियम था। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब समझते हैं इस अधिनियम को। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि इस अधिनियम के अंदर कितनी धाराएं हैं। देखो कोई भी अधिनियम होता है, RTE जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस एक्ट के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर सबसे पहले होते हैं चैप्टर का मतलब अध्याय होते हैं। उस अध्याय के साथ साथ उसके अंदर होती है कुछ धाराएं। चैप्टर होंगे, अध्याय होंगे, उसके बाद में धारा होगी, और अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम लोग शामिल कर लेते हैं किसके रूप में? उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं एज अ शेड्यूल, यानी अनुसूची के रूप में, उसे शामिल कर देते हैं अनुसूची के रूप में। तो देखो अब इसके अंदर ये अधिनियम जो है, इस अधिनियम के अंदर चैप्टर कितने हैं? इस अधिनियम में चैप्टर हैं 7। मूल अधिनियम की बात कर रहा हूँ जो भारत सरकार का है। तो इसके अंदर 7 तो अधिनियम है, 7 तो चैप्टर है, और इसके अंदर 38 क्या है? धाराएं हैं। इन 38 धाराओं के साथ एक अनुसूची है। इस अनुसूची को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इस अनुसूची के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है, जहां से फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो या रीट हो, वहां से क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो अधिनियम था, इसके लिए एक नियमावली जारी की गई। ये नियमावली कब जारी की गई? ये जारी की गई थी 8 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 8 अप्रैल 2010 को नियमावली जारी की गई, और इस अधिनियम को पूरे भारतवर्ष में कब लागू किया गया? इसको याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 को इसमें लागू किया गया। ये ध्यान में रखना है। 2009 के अंदर इसको पेश किया गया, और 2010 के अंदर इसको क्या किया? 1 अप्रैल 2010 से इसको अप्लाई किया गया, यानी कि लागू किया गया। इसके अंदर धारा कितनी है? टोटल 38 धारा है। चैप्टर कितने हैं इसके अंदर? चैप्टर 7 हैं, 38 धारा है, एक अनुसूची है, और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है इस अधिकार अधिनियम को। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इन धाराओं को समझेंगे और पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि इसकी जो धारा संख्या 38 है, सबसे लास्ट वाली, ये धारा संख्या क्या कहती हैं? यह कहती हैं कि राज्य जो हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, वह अपनी सुविधा अनुसार, राज्य अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं? राज्य अपनी सुविधा अनुसार जो है नियमावली तैयार कर सकते हैं, नियमावली तैयार कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में अपने राजस्थान ने 29
मार्च 2011 को जो है राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2010 वाली को लागू करने के बाद में 29 मार्च 2011 को राजपत्रित किया उसको दूसरी बार। ठीक है, तो अभी राजस्थान के अंदर नियमावली कौन सी है, 2011 वाली है। उसके अंदर आपको वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर चैप्टर कितने हैं, 10 तो उसके अंदर चैप्टर हैं, उसके अंदर 10 तो हैं चैप्टर यानी अध्याय, और उसके अंदर धाराएं कितनी है, धाराएं 29 है। जबकि हमारे मूल अधिनियम के अंदर 7 अध्याय हैं और 38 धारा हैं और साथ में एक अनुसूची है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन 7 चैप्टर को नाम के साथ पढ़ेंगे प्लस इन धाराओं के अनुसार उसको बांट देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अध्याय का नाम। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे आके अध्याय की क्रम संख्या। ठीक है, और उसके अंदर लिख देंगे कौन कौन सी धाराएं हैं। तो यहाँ लिख देते हैं चैप्टर और यहाँ पर लिख देते हैं धारा संख्या। ठीक है, धारा संख्या। देखो, कोई भी अधिनियम होगा, उस अधिनियम की जो पहला चैप्टर होगा, उस पहला चैप्टर का नाम हमेशा प्रारंभिक रहेगा। इस चैप्टर में हमेशा आपको क्या बताया जाएगा, इस चैप्टर के अंदर हमेशा आपको बताया जाएगा उसका नाम। ठीक है, अधिनियम का नाम बताया जाएगा। तो धारा संख्या 1 से लेकर धारा संख्या 2 तक जो है वो क्या है, अधिनियम का प्रारंभिक चैप्टर है। जो दूसरा है वो कहता है अधिकार के बारे में, दूसरा अध्याय है वो कहता है अधिकार के बारे में। ठीक है, और यह कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये धारा संख्या 3 से लेके धारा संख्या 5 तक चलता है। उसके बाद में तीसरा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय कर्तव्य के बारे में है। ये कर्तव्य किस किस के हैं वो हम लोग बाद में जानेंगे, कर्तव्य का है, और यह चलता है धारा संख्या 6 से लेके धारा संख्या 11 तक। ठीक है, उसके बाद में अगर देखना चाहे तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो कहता है उत्तरदायित्व के बारे में। चैप्टर नंबर 4 उत्तरदायित्व के बारे में कहता है, और उत्तरदायित्व ये कहाँ से कहाँ तक है, धारा संख्या 12 से लेके 28 तक चलता है। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि ये जो चैप्टर है आरटीआई एक्ट का, वह कौन सा चैप्टर जो सबसे बड़ा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो चैप्टर नंबर जो 4 है ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ा चैप्टर है, ये ध्यान में रखें आप। फिर चैप्टर नंबर जो 5 है वो चैप्टर नंबर 5 क्या कहलाता है, 5 में पाठ्यक्रम। आपको याद कैसे रखना है इसको, पाठ्यक्रम के अंदर भी 5 शब्द हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम, और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये चलता है धारा संख्या 29 से लेके धारा संख्या 30 तक। फिर जो है छठा जो है वो कहता है संरक्षण के बारे में। छठा जो है वो कुछ संरक्षण के बारे में कहता है चैप्टर, और ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 31 से लेके 34 तक, 31 से 34 तक। और जो 7वां चैप्टर होता है उसको बोलते हैं मिसलिनियस, यानी कि परकीर्ण। इसके अंदर क्या रहता है, कुछ बची हुई चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये आर्टिकल नंबर 35 से लेके आर्टिकल नंबर 38 तक ये चलता है। अब देखो, आपको ध्यान में क्या रखना है, इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पहले तो जो पूछी जाने वाली धाराएं थी उन धाराओं के अंदर धारा संख्या 21, धारा संख्या 25, धारा संख्या 27 इनको पूछा जाता था। लेकिन जो अभी संरक्षण वाला चैप्टर है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पिछले फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम 2025 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो हम लोग अभी इसमें प्रत्येक धारा को बारीकी के साथ एक एक आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर में धारा 1 और धारा 2 को पढ़ना है। ठीक है, धारा संख्या 1 जो है वो क्या कहती है, वो कहती है अधिनियम का नाम। तो अधिनियम का नाम क्या होने वाला है, अधिनियम का नाम जैसा मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया वो क्या कहलाएगा, सबसे पहले होना चाहिए इसके अंदर शब्द निशुल्क। तो निशुल्क एवं
अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य दोनों चीज होनी जरूरी है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, बच्चों को पढ़ाएंगे, बूढ़ों को नहीं पढ़ाएंगे। बाल शिक्षा का अधिकार, और अब ये अधिनियम बन चुका है, तो अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2010 के अंदर, लेकिन ये अप्लाई कब हुआ, रखा कब गया? 2009 में। तो इसका अधिनियम का नाम क्या रहने वाला है? पहला शब्द इसके अंदर आना चाहिए निशुल्क, दूसरा क्या आएगा इसमें? अनिवार्य। फिर किसके लिए है? बच्चों के लिए। फिर ये कौन सा अधिनियम है? 2009। कभी कभी क्या कर देगा, केवल निशुल्क दे देगा, अनिवार्य नहीं देगा, या फिर अनिवार्य दे देगा, निशुल्क नहीं देगा, या फिर बाल को हटा देगा, या फिर इस 2009 की जगह 2010 कर देगा। आपको अधिनियम के अंदर धारा संख्या 1 से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकार अधिनियम का नियम क्या है। ठीक है, तो एक तो निशुल्क शब्द होना चाहिए और एक शब्द होना चाहिए इसके अंदर अनिवार्य। अगर ये दो शब्द हैं और साथ में अधिनियम संख्या 2009 है तो ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये लागू कब हुआ था भाई? तो ये लागू हुआ था, मैंने बताया जैसे ही आपको, कि 8 अप्रैल 2010 को नियमावली जारी की गई, और इसको लागू कब किया गया? उसके 7 दिन पहले, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, उस समय जब ये बना था तो उस समय जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया के अंदर इसको लागू किया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं धारा संख्या 2 पर। ठीक है, धारा संख्या 2 पर चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ये अधिनियम लागू तो हो गया, लेकिन ये कौन सी जगह पर लागू नहीं है। तो देखो, हमारा संविधान का आर्टिकल 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं, उसके तहत जो भी ईसाई मिशनरी हैं या मदरसे हैं या कुछ वैदिक पाठशालाएं हैं, इन वैदिक पाठशालाओं में और मदरसाओं में यह अधिनियम लागू नहीं होता है, यह अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं धारा संख्या 2 पे। धारा संख्या 2 क्या कहती है? धारा संख्या 2 के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई है। क्या बताई गई है? बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, और इन परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम पूरी परिभाषाओं को नहीं जानेंगे, केवल उन्हीं परिभाषाओं को जानेंगे जो कि इस अधिनियम के अंदर उन शब्दों का रिपीटेशन बार बार हुआ है। जैसे सबसे पहले जो है पूछ लेगा कि आरटीई एक्ट के तहत बालक की क्या परिभाषा है। तो देखो, वे सभी बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनकी उम्र 6 से लेके 14 वर्ष तक की है, जिनकी उम्र 6 से लेके 14 वर्ष तक की है, उन बच्चों को शामिल किया जाता है बालक की श्रेणी के अंदर। किसमें बताया गया है? धारा संख्या 2 के अंदर बालक की परिभाषा क्या बताई गई है? कि वे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बालक कहलाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरी एक परिभाषा दे रखी है प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा का यहाँ पर तात्पर्य होगा कक्षा 1 से लेके 8 तक। कक्षा 1 से लेके 8 तक जो है उसको प्रारंभिक शिक्षा बोला जाएगा। फिर यहाँ पर एक शब्द आएगा जिसको बोला जाता है समुचित सरकार। समुचित सरकार, तो समुचित सरकार से क्या तात्पर्य होगा? समुचित सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, या फिर यूटी, जो भी होगी सरकार जिसके अधीन नियम बनाने की क्षमता है, वो यहाँ पे समुचित सरकार कहलाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरटीई एक्ट की धारा संख्या 2 के अनुसार बालकों के कितने प्रकार बताए गए हैं और एक विद्यालय के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं भी दूर कर देता हूँ। देखो, बालक के अंदर शब्द कितने हैं? 3, तो बालकों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में विद्यालय में शब्द कितने हैं? 4, तो कितने प्रकार के विद्यालय बताए गए? 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए। 3 प्रकार के विद्यार्थी या बालक किसको बताया गया? एक तो हो जाएगा असुविधाग्रस्त, असुविधाग्रस्त बालक। फिर हो जाएंगे इसके अंदर दुर्बल वर्ग के बालक, दुर्बल वर्ग के बालक। उसके बाद में हो जाएंगे इसके अंदर निःशक्त जन बालक, निःशक्त जन बालक, निःशक्त जन
बालक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो निःशक्तजन बालक हैं उनकी भी क्या श्रेणियां बना रखी हैं, तो इनको 21 प्रकार की श्रेणियों के अंदर बांट रखा है। दिव्यांग वाली श्रेणी जो होती है इसके अंदर बांट रखा है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सभी बालक जो है वो कितने होंगे, 6 से 14 वर्ष के होंगे, लेकिन जो निःशक्तजन बालक हैं वो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के हो सकते हैं, जिन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया जा सकता है। अब बात करते हैं विद्यालय की 4 श्रेणियां कौन सी हैं। तो विद्यालय की पहली श्रेणी जिसको बोलते हैं कि जहां जहां पे आरटीई के तहत विद्यार्थी जो है एडमिशन ले सकता है, पहला होगा सरकारी विद्यालय। कोई भी सरकारी विद्यालय जो होगा वह, इसमें 4 प्रकार के विद्यालय को परिभाषित किया गया। एक सरकारी विद्यालय को परिभाषित किया गया, दूसरा निजी विद्यालय को जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट स्कूल, फिर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अनुदान प्राप्त हैं तो अनुदानित विद्यालय, और चौथा विद्यालय दिया गया है खास श्रेणी का विद्यालय। खास श्रेणी के विद्यालय के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे इसके अंदर आ जाएगा नवोदय हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा, या फिर केवी हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय। तो विद्यालय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। बालक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के बालकों में निःशक्तजन बालकों की श्रेणियां कितनी हैं, 21। और निःशक्तजन बालक जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6 से 18 वर्ष तक भी ये प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, खास श्रेणी के विद्यालय क्या होते हैं, ऐसे विद्यालय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के तहत सरकार ने स्थापित किए हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं खास श्रेणी के विद्यालय। अब देखो इसके अंदर एक और शब्द आता है जिसको बोला जाता है अनुवीक्षण प्रक्रिया। क्या बोला जाता है इसको, अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया, तो अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इसको परिभाषा इसमें दे रखी है कि एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उससे पहले उसकी जो ज्ञान होता है उसको जानने के लिए एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पास होता है तो ही विद्यार्थी को एडमिशन दिया जाता है। लेकिन आरटीई के तहत इसको भी रद्द कर दिया गया है और इसको परिभाषित किया गया है कि किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, अन्वेषण प्रक्रिया नहीं होगी। और फिर एक शब्द है प्रति व्यक्ति फीस, यानी कि प्रवेश के लिए आप उनसे फीस नहीं लोगे। तो आर्टिकल की धारा 1 नाम के बारे में, धारा 2 किसके बारे में, परिभाषाओं के बारे में बताती हैं, जिसके अंदर बालकों की श्रेणियां कितनी हैं, 3, और विद्यालयों की श्रेणी कितनी है, 4। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2। तो मुझे बताओ पहले, सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 2 था, चैप्टर 2 का नाम क्या था, चैप्टर 2 का नाम था अधिकार। क्या नाम था, अधिकार। इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, धारा संख्या 3 से लेके धारा संख्या 5 तक जो है वो किसका जिक्र किया गया है, ये किया गया है जिक्र आरटीई के अधिकार के तहत। ठीक है, अच्छा ये अधिकार है तो ये अधिकार किसका होगा, जिसका अधिनियम है। अधिनियम किसका है, बालकों का अधिनियम है। तो बालकों को 3 प्रकार के अधिकार इसके अंदर दिए गए, धारा संख्या 3, धारा संख्या 4 और धारा संख्या 5। तो अभी समझते हैं धारा संख्या 3 क्या है। देखो धारा संख्या जो 3 है उसके अंदर क्या कहा गया कि बालकों का ये अधिकार होगा कि वह निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लेगा। बालकों का यह अधिकार होगा कि वह निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेगा। उसके बाद में, अच्छा निशुल्क एवं अनिवार्य से क्या तात्पर्य है, निशुल्क एवं अनिवार्य से, निशुल्क का मतलब है कि कोई एंट्रेंस फीस नहीं होगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई एंट्रेंस फीस नहीं होगी, बुक के लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ना उसको कोई एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और कोई यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये हो गया पूरी तरह से निशुल्क। उसके बाद में क्या आता है, अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब क्या है, सबसे पहले बच्चे का नामांकन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर नामांकन लेना ही काम नहीं होगा, बच्चे की उपस्थिति को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चा स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले नामांकन करो, फिर उपस्थिति को सुनिश्चित करो, और फिर बच्चा को पूर्णता प्राप्त सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यानी कि 8वीं कक्षा प्राप्त करने तक आपकी वो बच्चा जो है वो जिम्मेदारी रहेगी, और कक्षा 8 जो है वो पास करने पर उसको एक पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और पूर्णता प्रमाण पत्र देने तक वो बच्चा आपकी जिम्मेदारी रहेगा। यानी कि बच्चे को क्या क्या है, उपस्थित होने के लिए अधिकार है, नामांकन कराने का अधिकार है, और कक्षा 8वीं तक जो है
वो पढ़ने का भी अधिकार है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन से वर्ष के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चों को 8वीं क्लास तक के अंदर भी हम लोग फेल कर सकते हैं। कौन सी सन के अंदर ये कहा गया है, आप कमेंट करके बताओगे। आगे आने वाली धाराओं के हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन पहले आप इसको कमेंट करके बताना। ठीक है, धारा संख्या 3 समझ में आ गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी। ठीक है, अब करते हैं धारा संख्या 4। धारा संख्या जो 4 है वो क्या कहती हैं एक्चुअल में कि बच्चों का जो प्रवेश जो है वो आयु के आधार पर होगा। देखो इसके अंदर जो है मेन अपना जो आरटीई अधिनियम है उसके अंदर यहाँ पे हो सकता है भाषा कुछ अलग लिखी हुई है। मैं इस भाषा को अपने सीधे शब्दों के अंदर समझा रहा हूँ जिससे कि आपको एक समझ विकसित हो जाए। ठीक है, तो आयु के आधार पर प्रवेश होगा। क्या लिखा हुआ है कि आयु के आधार पर प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा बच्चों को। अब आयु के आधार पर प्रवेश कैसे दिया जाएगा, इनका मतलब है कि अगर बच्चा 6 वर्ष का है तो उसको पहली कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अगर बच्चा 7 वर्ष का है तो उसे दूसरी कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा 8 वर्ष का है तो उसको तीसरी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। और अगर बच्चा 13 वर्ष का हो गया है तो उसे 8वीं कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, चाहे बच्चा पहले पढ़ा हुआ हो या नहीं हो। यानी कि बच्चा अगर तीसरी कक्षा के अंदर पढ़ता हुआ छोड़ के चला गया 2 साल, ठीक है, और बच्चा वापस आया नहीं, ठीक है, और 2 साल बाद में वापस आता है तो उसको तीसरी क्लास में प्रवेश नहीं दोगे आप उसको दोगे 5वीं क्लास के अंदर प्रवेश। यानी कि आयु के आधार पर प्रवेश होगा उनका बच्चों का, ताकि जो है वो अपने समान आयु के बच्चों के साथ उठक बैठक कर सके, उनके साथ बैठ सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है बच्चे की उम्र ज़्यादा है, जो उसकी हाइट जो है विकसित ज़्यादा हो चुकी है और उसको छोटी कक्षा वाले विद्यार्थियों के साथ बिठाया जाता है या छोटी उम्र वाले विद्यार्थियों के साथ बिठाया जाता है, तो उनमें शारीरिक अंतर के कारण से बच्चा जो है मानसिक रूप से जो है वो ग्रस्त हो सकता है। उसको मानसिक ऐसा तनाव उत्पन्न हो सकता है कि भाई मैं इतना बड़ा होकर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो और इस वजह से बच्चा स्कूल नहीं छोड़े तो आपको आयु के आधार पर प्रवेश देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्या गया, जो छठी क्लास 6 वर्ष का जो विद्यार्थी होगा वो पहली क्लास के अंदर जाएगा, लेकिन 6 वर्ष का विद्यार्थी होने तक वो उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए 14 सितंबर 2016 को यह अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया, संशोधन किया गया कि बच्चा 5 वर्ष की उम्र के अंदर भी प्रवेश ले सकता है और वो उसको पहली क्लास के अंदर आप लोग प्रवेश दे सकते हो। ठीक है, 5 वर्ष का हो या फिर 6 वर्ष का हो, उसको प्रवेश आप पहली क्लास के अंदर दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद में ये हुआ कि भाई बच्चा अगर बीच में छोड़ के चला गया और वापस अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसने जो 2 साल की शिक्षा गंवाई है, शिक्षा से वंचित रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए चलाए जाएंगे ब्रिज कोर्स, उनके लिए चलाए जाएंगे ब्रिज कोर्स। ठीक है, सेतु पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे उनके लिए। 3 माह का न्यूनतम कोर्स होगा ये और 2 वर्ष तक अधिकतम चलाया जा सकता है। ठीक है, और ये चलाया कहाँ जाएगा, वो चलाया जाएगा CBEO कार्यालय पर चलाया जाएगा। और ड्रॉप आउट बच्चे जो होते हैं यानी बिना नामांकन वाले बच्चे होते हैं तथा रेगुलर बच्चे जो होते हैं उनके मध्य जो अक्षर ज्ञान होता है, ठीक है, जो बच्चे छोड़ के चले गए और जो बच्चे रेगुलर थे उनके बीच में जो अक्षर का ज्ञान में जो फर्क था, डिफरेंस था, उसको कम करने के लिए ब्रिज कोर्स को चलाया जाएगा। तो ये हो गई धारा संख्या 4। अब हम लोग करते हैं धारा संख्या 5। धारा संख्या 5 क्या कहती है, बच्चों का क्या अधिकार है। देखो भाई ये अधिकार थोड़ा अजीब ही है कि बच्चे को टीसी लेने का अधिकार है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने का अधिकार है। आप बच्चे को जबरदस्ती रोक नहीं सकते हो। तो धारा संख्या 5 क्या कहती है कि बच्चे को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने का अधिकार है और अगर नहीं दिया जाता है तो उसके खिलाफ जो टीचर मना कर देता है कि भाई हम लोग आपको टीसी नहीं देंगे, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है हम लोग एक्शन ले सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा है अभी तो धारा संख्या 1 से लेकर धारा संख्या 5 तक, जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर हमने पढ़ लिया है 2। अब जो है चैप्टर 3 वो है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो भी होते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो, प्लस जो हमारे अभिभावक होते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों को पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ये सेशन बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो अध्याय नंबर 4 है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला आपका और सबसे लंबाई वही अधिकार